आज की क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो टर्म है उसके मीनिंग को अगर आपको समझना है तो अगर ये जो डायग्राम आपके सामने अवेलेबल है अगर इसको भी देखें तो एक बेसिक सी चीज जो है इससे क्लियर होती है। अब जैसे पहले ह्यूमंस मोर एप लाइक थे, ठीक है, धीरे धीरे करते 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 इरेक्ट होते होते आज के डे में क्या हो गया, एडवांस होमोसेपियंस हो गए। तो इसके डेफिनेशन को लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से आपको मिल सकते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल। अब जो ये प्रोसेस है ऐसा तो है नहीं कि रातों रात जो एप्स होंगे वो सोए होंगे और सुबह उठे होंगे तो ह्यूमन में कन्वर्ट हो गए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो सबसे पहली चीज ये है कि इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ये अचानक से स्किप करके ये रिसेंट ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया होगा, ऐसा भी नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप जो सडन होता है उसको तो म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन जब इवोल्यूशन की बारी आती है तो इवोल्यूशन कैसे होता है, इवोल्यूशन स्लोली होगा, ग्रेजुअल होगा। और दूसरी चीज ये है कि ये एडवांसमेंट की तरफ लीड करता है। किधर की तरफ लीड करेगा, इवोल्यूशन बोलने का मतलब ही है कि ये एडवांसमेंट की तरफ लीड कर रहा है। तो हमने डेफिनेशन क्या निकाला इससे, इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो एंड gradual process which leads to advancement and modification of living organisms। मतलब ये एडवांसमेंट और मॉडिफिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन। हाँ, इसकी ऑपोजिट में भी एक टर्म आएगा जो सिखाऊंगी मैं आपको कि उसको कहते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहली चीज, इवोल्यूशन is a very slow and gradual process which leads to advancement and modifications of living organisms। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड करा है कि क्या हो रहा है, इसकी वजह से एडवांसमेंट हो रहा है और मॉडिफिकेशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका ठीक ऑपोजिट भी एक टर्म होता है, नोट करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज एटेविज्म। कई बार न्यूज चैनल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि जो कुछ ऐसे न्यू बॉर्न्स होते हैं जिसमें एंसेस्टर के फीचर्स जो है वो दिखते हैं। बोलने का क्या मतलब है, कई बार न्यू बॉर्न में टेल दिखना स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो कनाइन है, कभी भी न्यू बॉर्न में पहली बात तो ये है कि टेथ होते ही नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कनाइन जो है वो उनमें प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कि उसके लिए हमें कोई ना कोई टर्म देना पड़ेगा, दैट इज एटेविज्म। तो यहीं से हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन को निकाला, सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, ठीक है। बस यहाँ पे 2 लाइन्स मैंने लिखी है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इस इवोल्यूशन की सीरीज में एक और चीज है कि बहुत सारे थॉट्स हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी, मतलब जो भी साइंस के ब्रांचेस हैं, तो
सब में मिला के भी अगर किसी चैप्टर के बारे में बोला जाए कि एक ऐसे चैप्टर का नाम बताना है जिसमें सबसे ज्यादा थ्योरीज है, तो सबसे ज्यादा जो थ्योरीज है वो इवोल्यूशन चैप्टर में है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा थ्योरीज है। और हाइपोथेसिस की तो खैर काउंटिंग ही नहीं है, हाइपोथेसिस तो इतना ज्यादा है इस चैप्टर में भरा पड़ा। तो हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि किसी का जो थॉट है उसको आपने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया। हाइपोथेसिस के साथ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं लगा होता, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लगा है तो थ्योरी है। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ साथ साथ जो यूनिवर्सल लॉ है, जैसे आप न्यूटन्स लॉ बोलते हैं, मेंडल्स लॉ बोलते हैं आप, तो लॉ जो है दैट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा थ्योरीज हैं, सबसे ज्यादा हाइपोथेसिस है इवोल्यूशन चैप्टर में। कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा है कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज, पढ़ा है आपने पहले भी, मैंने आपको म्यूटेशन कई बार पढ़ा रखा है कि सडन चेंज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आगे आएंगे ह्यूगो डेविस, उनके अकॉर्डिंग म्यूटेशन इज द मेन कॉज ऑफ इवोल्यूशन। तो ऐसा अगर होता तो यहाँ जो एक एप आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया होता इसमें, बट ऐसा तो होता नहीं। अगर देखा जाए सही तरीके से तो सही में कैसा है, ये स्लो भी है, ग्रेजुअल है, और ये हमेशा एडवांसमेंट और मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर दिख भी जाए जो कि कॉमन होता नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो एटाविज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो एटाविज्म कहलाएगा। ठीक। तो इस सीरीज में सबसे पहले, सबसे फर्स्ट जो थ्योरी आई दैट इज बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो क्या है ये, मतलब किसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स, ऑप्शन ए ह्यूमन इवोल्यूशन, ऑप्शन बी वर्टिब्रेट्स इवोल्यूशन, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, मतलब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मतलब बिग बैंग थ्योरी एक लाइन में इसको आप फिनिश कर सकते हैं क्या। तो एक लाइन में फिनिश करने का मतलब ये है कि इसके हिसाब से बोला जाता है कि एक सिंगल आपके पास क्या था, कोई मास था, उसके अंदर क्या हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, और सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, ये ऐसे कर दीजिए, had formed whole universe after cooling। और शुरुआत में जो गैसेस वहां पे रिकॉर्ड किए गए वो क्या था, मतलब ऑक्सीजन का नामो निशान पहले तो था नहीं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, यही सारी चीजें जो है उस टाइम वहां पे फॉर्म हुई थी। फिर जब ऐसे हुआ तो एक और चीज, और आज के डे में भी बोला जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, और पहले भी वही हुआ, द यूनिवर्स expanded and hence the temperature came down।
नेक्स्ट, इनिशियल गैसेस आर, ये गैसेस वेयर भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले ऐसे इस तरीके से क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन यहाँ शुरू में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ, डस्ट क्लाउड जो भी चीजें वहां से बिखरी, वो धीरे 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 धीरे, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे रेडिएट हो रहा है। रेडिएट होना बोले का क्या मतलब है कि यहाँ से ऐसे डे बाय डे एक्सपैंड करता जा रहा है। और पहले बिल्कुल सब अटॉमिक लेवल करते 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 एक ऐसा टाइम आया कि सारे के सारे प्लैनेट्स एक्स वाई जेड सारी चीजें जो है यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो ये कहना है किसका, बिग बैंग थ्योरी का। और एक और चीज है, एक बात मैं और आपको बता दूं, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे थ्योरी टर्म यूज कर रखा है, हमने लॉ नहीं बोला इसमें, ठीक है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कौन था उस टाइम जब, जिस वक्त के लिए बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया जा रहा है, क्या कोई उस वक्त था? उस वक्त तो कोई भी था नहीं। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर आप डायनासोर के एक्सटेंशन के बारे में बात करें, तो अभी तक इस यूनिवर्स में सरवाइव करने वाला एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है ना, जो ये बोले कि मैं 2000% कंफर्मेशन के साथ बोलता हूँ कि डायनासोर्स ऐसे ही एक्सटिंक्ट हुए थे। इवन कि आपकी एनसीईआरटी बुक में हम बात करें, आगे ग्रेजुएशन की किताबों में बात करें, साफ साफ स्टेटमेंट दिया जाता है कि नो वन नोज द एग्जैक्ट रीजन। कोई भी मतलब एग्जैक्ट रीजन जो है वो बता नहीं सकता। हाँ, थोड़ा बहुत जो क्लू मिलता है, जो कुछ समझ आता है, कार्बन डेटिंग में अगर कुछ वैसा मिल गया तो उसके हिसाब से वो अपने हाइपोथेसिस को, थ्योरी को वहां पे प्रपोज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी में आपको बस इतना सा याद रखना है कि एक एक्सप्लोजन हुआ था सिंगुलर मास में, और एक्सप्लोजन की वजह से जो अचानक से पूरा डस्ट क्लाउड वगैरह फॉर्म हुआ था, उनकी कूलिंग के बाद पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स बना था। सोलर सिस्टम, मिल्की वे का जो है वहां पे ये सारी चीजें जो है वो फॉर्म हुई थी। फिर जब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो ये यूनिवर्स है तो कितना ओल्ड है ये, तो इसकी एज में आपको याद रखना है कि ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था नीचे, यही कर लेते हैं हम लोग काम। एज ऑफ यूनिवर्स दैट इज 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया। Yes, I'm done. चलिए उसके बाद ना फिर वापस हम लोग जो हैं वो अर्थ पे आते हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं, तो अब जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है उसी के ऊपर फोकस करेगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पेज
और 5 बिलियन ईयर तो हाँ 5 भी लिखा होगा, 4.5 भी लिखा होगा, कई जगह पे लिखा था 4 to 5, मतलब 4 से 5, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और शुरू में क्या था, शुरू में ऑब्वियस है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो आज के जैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं था। वहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा था शुरुआती टाइम में, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, एटमॉस्फेयर का कोई नामो निशान नहीं था अर्ली अर्थ में। और वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी चीजें जो है उस वक्त थी। यूवी रेडिएशन जो सन भेज रहा था वही अपने आप को तोड़ के वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके वहां पे देने का काम कर रहा था। ऑक्सीजन के बारे में बोला जाता है कि ऑक्सीजन जब अमोनिया के साथ कंबाइन किया तो इसने क्या किया, मतलब अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन किया तो उसमें भी जो केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसने भी क्या किया, वहां पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर चीजें जो है उसको बनाने का काम किया। ठीक है। और जब ओजोन लेयर बना है, ओजोन लेयर बनने के बाद जब इसकी कूलिंग हुई है ना, मतलब जब टेम्परेचर को वहां पे रेगुलेट करने का सिस्टम आया, तब जाके फिर क्या हुआ, अचानक से बोला ऐसा जाता है कि अचानक से ना बहुत बारिश हुई। मतलब कई हजार सालों तक ना जो बारिश है वो होती रही, होती रही, होती रही, होती रही। और जो बड़े बड़े गड्ढे थे ना, जो डिप्रेशन थे, वो फिर ओशन में बदल गए, ओशन में वहां पे कन्वर्ट हो गए। ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपको आपका अर्थ दिख रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ के अगर हम बेसिक लेयर्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपके पास कोर, मेंटल और क्रस्ट है सबसे पहले। मतलब आपका जो अर्थ है उसमें सबसे अंदर की तरफ ये जो लेयर है ना, ये कोर है ये। ठीक है। उसके बाद मेंटल है, और सबसे बाहर जो है ना ये क्रस्ट है। सबसे आउटर लेयर क्या है, क्रस्ट है। ठीक है। तो अगर आपको समझना है इसको, तो शुरू में जब ये अर्थ, और एक्चुअली है तो वही ना, एक्चुअली तो वही है। फिर क्या हुआ कि इसमें जो बड़े बड़े डिप्रेशन होंगे, इसको ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं, ऐसे इस तरीके से, ये क्रस्ट में, कहाँ पे, क्रस्ट में। ठीक है। तो फिर लगातार, जैसे कैसे आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो गड्ढे होंगे, बारिश होती होगी तो उसमें पानी भर जाता होगा। मतलब अगर बहुत बड़ा गड्ढा है तो एक पॉन्ड की तरह तो बन ही जाता है वो, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा अगर उसमें पानी भर गया तो जो पहले के जो थिंकर्स हैं उनके हिसाब से जो बड़े बड़े यहाँ पे क्या थे, गड्ढे थे, वही जो बड़े बड़े डिप्रेशन थे, उन्होंने ओशन को बनाने का काम किया। मतलब ये जो आपको ओशन दिख रहा है इसके अंदर में, और सही बात है जो उतना ज्यादा डेप्थ है, तो डेप्थ होने की वजह से क्रस्ट का लेयर जो है वहां पे पतला होता है। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। अगर आपने क्या किया, इसको ओशन बना के यहाँ पे फिल कर दिया, तो एक चीज तो ये भी है ना कि ये जो आपके अंदर का जो लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्थ की थिकनेस तो कम हुई। तो थिन होने की वजह से आपने नोटिस करा होगा कि जो सुनामी हो, XYZ हो, बहुत सारी चीजें हो, वो फ्रिक्वेंटली ज्यादा कहाँ आता है, वो ज्यादा सी या ओशन में आता है। और जो ये सी या ओशन के किनारे पे जो सिचुएटेड जो प्लेसेस होते हैं उनको हमेशा डेंजर होता है। डेंजर इसलिए होता है भाई, ऑब्वियस एक चीज है, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, जहां भी सी या ओशन अवेलेबल होता है
तो वहां से जो कोर का लेयर है वो नजदीक होता है। रीजन क्या है? एक्चुअली वहां तो डिप्रेशन है ना जिसमें पानी भरा हुआ है। तो अब यहाँ की अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाया, इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, या मैं देखिए यहाँ से एक लाइन बना रही हूँ, इसकी थिकनेस ज्यादा होगी रेड कलर से, तो ऑब्वियसली इसकी थिकनेस ज्यादा होगी। यहाँ पे जो लैंड एरिया है वहां पे कोई सी या ओशन नहीं है, लैंड का एरिया है। और आपको पता है कि हमारे अर्थ पे जो लैंड का एरिया है बहुत कम है, ज्यादातर क्या है, वाटर है। तो बोला जाता है ना आपको कि अगर कल को जाके ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अगर बढ़ी, तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज्यादा बढ़ने से हम जल के नहीं, डूब के मरेंगे। मतलब ऐसे लोग कहावत कहते हैं। तो रीजन ये है उसका कि भाई पता है कि अर्थ पे ज्यादातर कंटेंट क्या है, वाटर का है। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। अब ये पानी जो यहाँ से है ये पूरा लैंड एरिया पे चारों तरफ से आना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा फिर? कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। तो और धीरे धीरे जो रिसर्च हो रहा है उससे ये भी पता चल रहा है कि हमारे पूरे अर्थ का जो लैंड वाला जो पोर्शन है ना, वो सही में धीरे धीरे श्रिंक होता चला जा रहा है। और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मतलब जो ब्लेम किया जा रहा है उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग तो ह्यूमन की वजह से हो रहा है, पता ही है आपको। जिसके लिए इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग बार बार एक टर्म सुनेंगे, और मैंने आपको 11th में भी बताया था, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये टर्म आपको सुनने को मिलेगा जब मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से कुछ होता है तो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और थ्योरी आती है, इसको भी वाहियात ही बोल सकते हैं हम लोग, कोई दम नहीं है इसके अंदर। अब आपके पास थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया है, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। अब कुछ ग्रीक थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला ऐसा है, हमारे अर्थ पे जो लाइफ है वो आउटर स्पेस से कोई स्पोर आया, हमारे अर्थ पे टपक गया अचानक से कहीं से भी, सडनली, और उसने क्या किया, हमारे अर्थ पे लाइफ को इवॉल्व करने का काम किया। ठीक है, अब है थ्योरी तो पढ़ रहे हैं आप, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अर्ली ग्रीक थिंकर्स, ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स। इसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। इन्होंने बोला कि भाई स्पोर है, क्या है, कहाँ है, क्या कंपोजिशन है, कैसे आया, कोई नहीं जानता। स्पोर्स, वेयर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट planets including Earth। और एस्ट्रोनॉमर्स ही मानते हैं इसको, और ऐसे साइंस को बिलीव करने वाला तो कोई भी पर्सन जो इसको सपोर्ट नहीं करता कभी भी। इस पेज पे अगर कोई और नोट के लिए लाइन आएगा तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि मुझे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी पढ़ाना है आपको। तो ये पेज मैं आगे मूव कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ऐसे वापस भी आएंगे, कुछ लिखना हम लोगों को नोट करके। थे देखिए, अब एक कॉमन सा नेम है लुइस पैस्चर, जिनका आपका नाम, आपने नाम पहले भी सुन रखा है, ऐसा नहीं नया है आपके लिए, छोटी क्लासेस में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इनका। तो आप लोग सीख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहते हैं इसको।
स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। थोड़ा सा अगर इसके टर्म पे ध्यान देंगे ना तब भी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। स्पॉन्टेनियस हम बोल रहे हैं, ठीक है, जनरेशन थ्योरी। पहली बात तो ये है कि इसको डिसमिस किया गया। बताने के पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ, एक बार और हमेशा के लिए। अब उसका रीजन क्या है? रीजन आपको ये इमेज देख के भी समझ आ रहा होगा। रीजन ये है कि लुइस पास्चर साहब ने पहले बोला कि जो लाइफ है ना वो ऐसे ही कहीं से क्या हो गया, अचानक से इवॉल्व हो गया। तो अगर इसको ना स्वान नेक्ड फ्लास्क बोला जाता है, इसको ऐसे फ्लास्क को स्वान नेकेड फ्लास्क बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, यहाँ पे कुछ लिविंग टिश्यू का मास जो है इन्होंने यहाँ पे रख दिया है इसमें। अब ऑब्वियस है यहाँ से अगर कोई माइक्रोब जाने का सोचे भी, मतलब अगर कोई इंसेक्ट ही सपोज करते हैं अगर जाने का सोचे यहाँ से, तो इतना नैरो में बेचारा कहाँ जा पाएगा। जाएगा भी तो यहीं से वापस आ जाएगा। अगर ये अंदर तक जाने की कोशिश करे तो बहुत मुश्किल है। मतलब ये जो ब्रॉथ है यहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो पाया। कंटामिनेशन नहीं हो पाया तो कोई भी आपको यहाँ पे ना तो इंसेक्ट जाएगा, ना वो एग्स ले करेगा, ना उसकी हैचिंग होगी, ना दूसरे इंसेक्ट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। फिर क्या किया गया, इसका ये वाला पोर्शन जो ऊपर से है ना उसको तोड़ दिया गया। तो इसके ब्रेक होने के बाद फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद यहीं पे जो लिविंग टिश्यूज का मास जो अवेलेबल है यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हुए दिखे। तो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हुए दिखे तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, मुझे लगता है कि जो लाइफ है ना वो अचानक से इसी तरीके से इवॉल्व हुआ होगा अर्थ पे। तो लोगों ने बोला कि पहली बात तो ये है कि फर्स्ट केस जो आपने बोला वो, और सेकंड केस जो आप बता रहे हैं वो, सेकंड केस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो यहाँ पे लिविंग टिश्यू का मास रखा है, तो पहले आप ये तो बताइए ये लिविंग टिश्यू का मास आप कहाँ से लेके आए? ऑब्वियस है, सोचने वाली बात है, ठीक है। मतलब नॉन लिविंग मैटर से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये फॉर्म हो गया। इसमें तो इन्होंने कोशिश करी तो इनको कोई सक्सेस मिला नहीं। फिर इन्होंने बोला कि चलो भाई ठीक है, अगर हम इसका इस फ्लास्क का अगर हमने यहाँ पे जो माउथ है इसका ऊपर वाला जो नेक वाला जो पोर्शन है उसको अगर हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, अगर हम लोग उसको तोड़ देते हैं तो हो सकता है उसमें से क्या हो जाए, इवॉल्व हो जाए। दो केस इन्होंने बताया। फिर कुछ लोगों ने बोला कि भाई ऐसा है, आपने जो यहाँ पे लिविंग टिश्यू का, मैं थोड़ा इसको क्लियर करती हूँ, ऐसे पता ही नहीं चलेगा मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। ये इसके बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पे इन्होंने लिविंग टिश्यू का मास जो है वो रखा है। फिर बोला कुछ लोगों ने कि ऐसा है कि आपने जो यहाँ पे लिविंग टिश्यू का मास रखा है तो इसी को तो फीड करने के लिए कुछ इंसेक्ट्स आए थे जिन्होंने यहाँ पे अपने एक्स वैक्स जो है वो हैच कर दिया, और फिर वहां पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको वहां पे फॉर्म होता हुआ दिखा। सही बात है। तो यहाँ पे क्या है, तो स्टेटमेंट इनका ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर एंड thus such a process was regular in nature। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप रातों रात एक्वेरियम में कोई फिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी रख के सोए और सुबह उठे तो आपको पता चला कि उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको तैरते हुए दिख रहा है। ऐसा तो होता नहीं है कभी किसी भी तरीके से। तो इसको हर तरीके से क्या किया गया, डिस्कार्ड किया गया। बोला गया कि जो ये बोलना चाह रहे हैं कि इनके खुद के ही सारे स्टेटमेंट्स आपस में अपोजिट हैं और कोई मैच नहीं है किसी का, तो जिसकी वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, थोड़ा लिखने से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। This theory stated that living organisms would arise from non-living
matter and that such a process was regular in nature. फिर लिखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू दैट theory a piece of bread and cheese wrapped and left in a corner could give rise to mice in a few weeks. मतलब बिल्कुल बेसलेस है, कोई बेस नहीं है इसका। और ठीक है, इतना भी ठीक है। और हम लोग आगे इसमें जो ऐड करना है कीजिए। जैसे मैगोट्स कुड अराइज फ्रॉम डेड फ्लेश, इनका कहना था। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, ma'am. अब यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा, मतलब इनका नाम तो ठीक है, फिर भी सही है। ओपेरिन एंड हेलेडन का कॉन्सेप्ट। ओपेरिन एंड हेलेडन। ओपेरिन जो है ये रशिया के थे। हेलेडन जो है नाम है ना, कैपिटल्स में। हेलेडन जो है ये इंग्लैंड के थे। proposed that the first life, the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules। जो आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है ना, तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल में सबका नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने मैम आपको इसी को 11th तो में, मिलर ने प्रूव किया था। हाँ, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। फॉर एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे सारे बायोमोलिक्यूल्स का नाम लिख देना है। एज फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स। अब जब इन्होंने बोला ऐसा इस तरीके से जब बताया तो यूरे एंड मिलर जो थे उनको ना इनके बात में थोड़ा सा दम लगा। उन्होंने बोला कि नहीं, इसको एक बार प्रूफ करके देखा जा सकता है। जब देखा जा सकता है तो अब मिलर साहब ने एक पूरा सेटअप तैयार किया जो आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा वो डायग्राम देखते के साथ जो पूरा का पूरा उसका सेटअप है वो, या फिर जो पूरा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन वो अपने आप क्लियर हो जाता है। अभी एज इट इज आपकी बुक का ही डायग्राम है। मिलर्स एक्सपेरिमेंट कट टू कट यही एक्सप्लेन करेगा डायग्राम में। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मिलर जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने किन किन चीजों को सिलेक्ट करा था। अब इनका एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने किया है तो आप तो चेंज कर नहीं सकते। अब जो है सो है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे NH3 को NH2 लिख के आते हैं, कहते हैं मैम सही कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो इन्होंने लिया था और जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है वो आपको वही लिखना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉडल्स आप लिखते हैं, थॉमसन मॉडल, तो ये मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स आपको पता है कि उसमें मिस्टेक है, आपको मन करता है कि आप चेंज करके सही बताइए, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जो केमिकल्स इन्होंने लिया था आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये मीथेन है, ये अमोनिया है। अगर NH4 होता तो अमोनियम होता, इट्स NH3 अमोनिया। और ये वाटर है, वाटर नहीं है, ये वाटर वेपर है। और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इन्होंने इन चार चीजों को लिया है और ये क्लोज्ड फ्लास्क जो आपको दिख रहा है ऐसा ही पूरा सेटअप इन्होंने बनाया है। और यहाँ पे एक ऐसे चाबी की तरह बना होता है जो ये इस चीज की श्योरिटी देता है कि आप कैसे यहाँ पे वैक्यूम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जो इसको प्रोवाइड किया गया, टेम्परेचर ये प्रोवाइड कर रहा है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके अंदर आपको ये भी दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कराया है। और ये स्पार्कलिंग कराने के बाद जब पूरा इन्होंने कराया, अचानक से इतना ज्यादा जब शॉक दिया इसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी दे रहे हैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दे रहे हैं। मतलब लोगों ने जब बोला ना शुरू में कि भाई ऐसा है कि अचानक से ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा उस टाइम, आप समझ सकते हैं कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड बोलने का क्या मतलब है, ठीक है। इन्होंने बोला चलो ठीक है, हम भी तैयारी करते हैं उसी चीज की। बच्चे का एक क्वेश्चन होता है कि मैम ये ग्लास का बना होता है, क्या ये टूटेगा नहीं 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर? तो एक चीज आप याद रखेंगे कि जो बहुत सारे ग्लास ऐसे बनाए जा रहे हैं आज के डेट में, जैसे बुलेट प्रूफ भी तो ग्लास ही होता है ना, जो बुलेट प्रूफ होता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी जो कार होती है, बोला जाता है कि अगर उसके आजू बाजू में एक कोई एक्सप्लोजन भी कर दिया जाए ना, फिर भी उसके कांच पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? तो उस ग्लास को बनाया गया वैसा उस तरीके से। तो इन्होंने भी वैसा ही ग्लास लिया। ये नहीं कि हाँ, जैसे घर में आप नॉर्मल अगर कोई कांच उठा के लाते हैं, अगर बिल्कुल नॉर्मल हो या फिर, तो आप अगर कोई बहुत ज्यादा गर्म चीज उसमें डालेंगे तो देखेंगे अचानक से वो पूरा का पूरा ऐसे क्रैक हो जाए। तो वैसा ग्लास नहीं है ये। ग्लास क्या है, हीट रेसिस्टेंट है। वैसे ग्लास का इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करने के बाद इन्होंने इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दिया। जब बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दिया तो इनको क्या मिला आपको पता है, मैं कई बार रिपीट कर करके आपको बता चुकी हूँ। इनको एमिनो एसिड मिला। क्या मिला इनको? एमिनो एसिड मिला। इनको मोटिवेट किसने किया था कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? तो अभी अभी जो आपने ओपरिन एंड हेलेडन का नाम सुना, तो इन्होंने सोचा कि भाई बात तो ये सही बोल रहा है,
ऐसा तो है नहीं कि अचानक से रातों रात जो है वो लिविंग इस अर्थ पे आ गए होंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है ये अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है, आप में से हर एक बच्चे को लिखना आता है ये, ठीक है। यहाँ बस मैं इतना लिख देती हूँ, द फॉर्म्ड प्रोडक्ट ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट was amino acid. मतलब जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला है, तो कंक्लूजन के तौर पे इनको क्या मिला? अमीनो एसिड। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जहाँ पे आपको अमीनो एसिड भी लिखा है, ग्लूकोज भी लिखा है, फ्रक्टोज भी लिखा है, सारी चीजें लिखी हुई है, तो किसको टिक करेंगे? अमीनो एसिड को मार्क करेंगे। तो इन्होंने जो है जब डिस्कवर किया तो ये प्रोडक्ट मिला। अब एक और अगला क्वेश्चन अराइज होता है जो वापस बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करता है। वो ये है कि ठीक है, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ और उसमें अमीनो एसिड जो है वो फॉर्म भी हो गया, लेकिन जब अमीनो एसिड फॉर्म हुआ है तो इसमें इतना ज्यादा खुश होने वाली क्या बात है? तो अब उसका रीजन ये है कि जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते वक्त जो पूरे चैप्टर की समरी आपने देखा और सीखा वो यही था। बिल्कुल सही बात है, यही अगर मैं आपको बोलूं कि चैप्टर समरी है तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा ये बोलना कि आपने पूरे चैप्टर में क्या सीखा है कि कैसे डीएनए, पहली बात तो ये कि कैसे डीएनए खुद डीएनए बनाएगा, कैसे डीएनए आरएनए बनाएगा और कैसे आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और कैसे प्रोटीन को स्प्लिट कीजिएगा तो आपको अमीनो एसिड मिलेगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड तो जब आप जोड़ के चेन बना देंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो इन्होंने बोला कि अच्छा, जब ये अमीनो एसिड बना है ना, तो इसी ने कभी ना कभी पहली बार, जैसे कैसे वायरसेस के बारे में आप जानते हैं कि viruses have a specific capability to form DNA from RNA. ये आरएनए से डीएनए वायरसेस बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से बोला गया कि पहली बार अर्थ पे सबसे पहले आरएनए बना होगा, फिर किसी स्पेशल मैकेनिज्म से क्या हुआ होगा, जो ये आरएनए है इसने अपने आप को डीएनए में ट्रांसफॉर्म करने का काम किया होगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल डॉगमा, इसको आप सेंट्रल डॉगमा या ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल बोल रहे थे, बोलते थे, पढ़ते थे आप, वही है ये। तो तभी आप देखते हैं कि इवोल्यूशन के रिगार्डिंग जब कोई आपसे पूछता है कि इस अर्थ पे इवॉल्व होने वाला पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तब डीएनए का नाम नहीं बोलते, हम लोग आरएनए का नाम बोलते हैं। सबसे फर्स्ट इवोल्यूशन किस जेनेटिक मटेरियल का हुआ था, तो आप डीएनए का नाम नहीं बोलते, आरएनए का बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तब डीएनए। सबसे पहले कौन आया, तब आरएनए। सबसे कम म्यूटेशन किसमें होगा? डीएनए में, क्योंकि पूरा ही जकड़ा हुआ पैक है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है इसमें। सबसे कम म्यूटेशन, सबसे ज्यादा म्यूटेशन किसमें होगा? आरएनए में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं। बट इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा जो बेस है रिसर्चर्स को वो देने का काम किया। इन्होंने एक प्रूफ दिया। ओपरिन एंड हेलेडेन जो बात बता रहे थे, बोल रहे थे, बार बार सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने का, उसको प्रूफ करने का इन्होंने काम किया है, मिलर साहब ने, ठीक है। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो कंडीशन इसको प्रोवाइड कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि अचानक से ये सो के उठे और नींद में इन्होंने ये सारा काम कर दिया। ये पहले से जो सारे रिसर्चर्स बार बार बोल रहे थे, जैसे हमने बोला बिग बैंग थ्योरी में कि ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, भाई जब
एक्सप्लोजन होता है ना कहाँ कहीं पे, तो वहां पे एक्सट्रीम हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इन्होंने सारी चीजों को पहले सोचा है, एनालाइज किया है, ये पहले सुन रहे थे ध्यान से कि कौन क्या बोलना चाहता है, कि जब शुरुआती टाइम में जब इवोल्यूशन हुआ था तो हमारे अर्थ के ऊपर जो कंडीशंस है वो कैसे थे, उसको पहले इन्होंने एनालाइज किया है, फिर उसको यहाँ पे अप्लाई किया है, फिर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, फिर इसको लमसम 1 वीक के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़। अब ऐसा थोड़ी है ये पूरा स्पार्क कराया और तुरंत एकदम पूरा खोल के देखना स्टार्ट करने लगे, देखते क्या बन गया। तो बनने का टाइम दीजिएगा तभी तो बनेगा। फिर इसको जो है 1 वीक तक इन्होंने बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दिया, तो ये देख के चौंक गए, बोले मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अमीनो एसिड बन जाए। तो क्या मिला इनको, अमीनो एसिड मिला। तो पहली बार इन्होंने ये प्रूफ दिया कि चलो ठीक है, ओपरिन एंड हेलेडन जो है बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, इवोल्यूशन हुआ तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आपने थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया पढ़ा कि कोई स्पोर आपके अर्थ के ऊपर ऐसे ही बाहर से टपका के चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हुआ, एक सीरीज में बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हुआ है। और सिस्टमेटिक वे में कैसे हुआ है, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो आए, उन्होंने एग्रीगेट करके पहले प्रोटीन में खुद को कन्वर्ट किया, फिर आरएनए बनाया, फिर डीएनए में ट्रांसफॉर्म हुआ। जब उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन की कवरिंग हो गई, तो फिर उसने सबसे पहले क्या किया कि एटलीस्ट सेल होने की आइडेंटिटी ली, और फिर धीरे धीरे करते करते, सेल बोलने का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे पहले आए। तभी तो आप पहले किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं। पहले आप क्या पढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी एनिमल किंगडम को हम बोल देते हैं कि सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, नहीं। सबसे पहले इवोल्यूशन किसका हुआ था, तो सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ था किंगडम मोनेरा का। तभी आप लोग बैक्टीरिया वगैरह जो है वो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ रहे थे। और जो बेस आपने वहां तैयार किया है, तो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, हर जगह वो आएगा वो, ठीक है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो तक भी बोला जाता है कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ का है ना, वो अभी तक हमारे अर्थ पे इवॉल्व नहीं, मतलब 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 नहीं बोल रही मैं, 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो लाइफ तब तक हमारे अर्थ पे ओरिजिनेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आपका मिलर्स एक्सपेरिमेंट था, ये ऑलरेडी जो डायग्राम है ये आपकी बुक में अवेलेबल है। बाकी कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। ये अमीनो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है, ये तो मैंने कितनी बार आपको बताया, उसकी काउंटिंग नहीं है, याद होना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, जब आप कोडोन चार्ट पढ़ रहे थे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। करना है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पे आते हैं। ये ऐसी थ्योरी है ना, इसको हाइपोथेसिस, जिसका एक भी स्टेटमेंट सही नहीं। अब प्रपोज किया गया है, शुरू में जब दिया गया है, कुछ रिलीजियस लोगों का ऐसा मानना था, तो क्या कर सकते हैं, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं दिस थ्योरी हैज बेसिक 3 कनोटेशंस। इनके थॉट्स जो हैं वो कितने हैं, 3 है। शुक्र है 3 ही दिया, 10 नहीं दिया इन्होंने, नहीं तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाता पढ़ते पढ़ते। कनोटेशंस, पहली बात ये फर्स्ट सुनते के साथ आप बोलेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहली बात इन्होंने क्या बोली है, इन्होंने बोला कि आज हमारे नेचर में हम जिस चीज को जैसा देख रहे हैं, आप डॉग को देख रहे हैं, वो अर्थ की इवोल्यूशन के वक्त भी डॉग ही बन के आया था अर्थ पे। आप कैट को देख रहे हैं, वो वही बन के आया था। आप खुद को देख रहे हैं तो आपके एंसेस्टर ह्यूमन जैसे ही थे। तो ऐसा तो हर कोई जानता है, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। लेकिन ठीक है, पहला फर्स्ट यही है। तो पहला आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑल लिविंग
organisms that we see today were created as such. दूसरा स्टेटमेंट है इनका, मतलब दूसरा थॉट, ये दूसरी क्या बात सोच रहे थे। आपको पता है बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज उतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी, और जितना ज्यादा रिसोर्स उतना ज्यादा बायोडायवर्सिटी। अब आप डेजर्ट एरिया में चले जाइए तो वहां तो आप नहीं सोचेंगे हम जाते हैं वहां जाके मकान बनाएंगे। ऑब्वियस है, जब आपके पास वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, क्यों नहीं फैसिलिटीज है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी नहीं है। इनका कहना है कि हमारे अर्थ के जिस जियोग्राफिकल एरिया में जहाँ जैव डाइवर्सिटी है वो वैसे ही बन के आया था, और फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा। कॉन्फिडेंस देखिए, ये भी बोल रहे हैं कि फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा। तो सेकंड जो है यहाँ पे, द डाइवर्सिटी was always the same since creation and will be the same, सेम ही रहेगा ये। in future। थर्ड है, इनके हिसाब से सिर्फ 4000 ईयर्स ओल्ड है। कहा हम मिलियन लगा रहे थे कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो तक भी कुछ भी नहीं आया था, और ये बोल रहे हैं कि अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा, चाहे क्वेश्चन हो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, आंसर यही लिखना है। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द थ्री बेसिक कनोटेशंस ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, तब भी यही लिखना है आपको। मतलब कैसे भी बस स्पेशल क्रिएशन आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन में, आपको आंसर यही लिखना पड़ेगा। आप चेंज नहीं कर सकते, आपका थॉट थोड़ी है। अगर आपके ऊपर या हम अगर ऐसा अपनी मर्जी से बोलना स्टार्ट करें, हम तो बोलेंगे गलत है। अब जो दूसरे का थॉट है ना, जो आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ आप पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे नहीं हमें ना दूसरे तरीके से लिखने का मन कर रहा है, तो आप तो नहीं लिख सकते उसको। जैसे बताया है न्यूटन ने वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई फेर बदल करके और इसमें आ गए, बोलेंगे नहीं हमने तो बिल्कुल सही सही जो होगा लिखा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे।